हेलो दोस्तों, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का संतोषी आईएएस के चैनल पर। देखो, आज का जो टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मौलिक अधिकार फर्स्ट प्रियोरिटी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, पीसीएस की, यूपीएससी की, आरओ, ठीक है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मतलब पुटअप होते हैं। और मौलिक अधिकार क्वेश्चन के साथ साथ आपके ये अधिकार हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो, जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, तो जो भाग 3 है इसे क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई मैग्ना कार्टा क्या है। जो मैग्ना कार्टा है ये अधिकारों का वह प्रपत्र होता है, ठीक है, जिसमें मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है। और ये मैग्ना कार्टा मतलब संज्ञा कहाँ से मिली थी? जो इंग्लैंड के किंग जॉन थे, उन्होंने 1215 में सामंतों, जो वहाँ पे सामंत थे, उनके दबाव में जारी किया था। तो समझ गए कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा वह है अधिकारों का वह प्रपत्र जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मतलब संबंधित, जो वर्णित रहते हैं ना कि ये आपके मौलिक अधिकार हैं, तो उससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग पूछोगे कि मैम जो है नागरिकों की मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, जो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता है कि जो नागरिकों की आज़ादी व अधिकारों की रक्षा सरकार करता है। ठीक है, सरकार से करता है। तो हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले जब प्रश्न लगाया था कि सरकार का तात्पर्य क्या होता है, तो पढ़ा था ना सीमित सरकार। सीमित सरकार पढ़ा था। तो सीमित सरकार का मतलब यही होता है कि जो आपके अधिकार हैं उनकी रक्षा सरकार से करता है। मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, सरकार अपने सीमित दायरे में ही रह करके मतलब जो शासन का संचालन करता है। तो अब आपको सीमित सरकार भी समझ में आ गया होगा और मौलिक अधिकार भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया वो आप हमसे पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछना, बताऊँगी मैं। सबके कमेंट वैसे देखती हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों के परिचय दिया था। सी है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। डी है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को परिचय दिया था। तो देखो, यहाँ पर बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में यहाँ पे मूल अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। अच्छा देखो, नेहरू रिपोर्ट जो है ना, तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसको याद रखना कि मतलब नेहरू रिपोर्ट है तो, क्योंकि देखो जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू में जवाहरलाल नेहरू थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। तो नेहरू रिपोर्ट देख कर के आप लोग जवाहरलाल नेहरू ना करिएगा। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और यहाँ से अब 2 प्रश्न और आपके तैयार हो जाएंगे कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? ये आया था 1940 में। और क्रिप्स मिशन ये संविधान के गठन के लिए आया था। ठीक है, संविधान का निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। लेकिन जो क्रिप्स मिशन है ये डोमिनियन स्टेटस की बात करता है। तो जो क्रिप्स मिशन है इसके मतलब बारे में बात नहीं की, क्योंकि ये द्विराष्ट्र का समर्थन भी नहीं करता है। तो क्रिप्स मिशन के बाद आपको जब कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, तब आपके संविधान का जो गठन की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? तो वो कौन बोलता है? वो कहते हैं एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो इनके
इनका जो जन्म दिवस होता है 5 सितंबर को, तो इन्हीं के जन्मदिन पे शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस को? देखो, जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, है ना। और जो शायद अंतर्राष्ट्रीय है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, या फिर राष्ट्रीय, वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है। देखो, जो अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रजातांत्रिक होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है ना, वो लोक कल्याणकारी होती है, ठीक है। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं ला सकता। तो आपका जो जवाब होगा 2 और 3, 2, 3 और 5, ठीक है। 2, 3 और 5। देखो, इसको बहुत अच्छे से करना है ना, गलत नहीं करना। क्योंकि देखो, जो मूल अधिकार है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बार बार इसलिए इम्पोर्टेंट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, ठीक है। अभी बात करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो आपातकालीन स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति में जो मौलिक अधिकार होते हैं ये निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपातकाल है, तो आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 358 और 59 में मूल अधिकारों का जो निलंबन संबंधी प्रावधान है वो किया गया है। आर्टिकल 358, 359, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक सेकंड। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। पहला है, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं। तो देखो, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये सही है। और ये संविधान के भाग 3, 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 के बीच में है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों को सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पे लिखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं, तो ये नहीं है। यहाँ पे ये अमेरिका के अधिकार, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति है, ठीक है। तो आपका जो जवाब होगा क्या होगा? 1, 2, 3, ठीक। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा है ना ऑप्शन को घुमाया गया है, मतलब है कि जगह नहीं लिखा गया है। खैर, ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 नहीं है, नहीं तो जल्दी में 1, 2, 3, 4 करके बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना ही और है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले जब आप भी किसी भी प्रश्न को या टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के नहीं और हाँ पे गोला करना है, क्योंकि पता है थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा प्रश्न, आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो वह उसी अनुभव से बता रही हूँ। जब 2021 का पेपर था यूपीपीसीएस का, तो उसमें पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, मतलब मुझे लगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा गया। मैं तुरंत ही केवड़िया गुजरात लगा के चली आई, और जबकि जो जवाब था स्टैचू ऑफ पीस के बारे में पूछा गया था, वो राजस्थान पाली में था। और मुझे पता था कि जो स्टैचू ऑफ पीस है वो राजस्थान पाली में है, लेकिन प्रश्न की जो पढ़ने की जल्दबाजी होती है, या फिर मैं कहूँ एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो बस मैं स्टैचू ऑफ पढ़ के
बस अपने माइंड में उसे देखा भी नहीं, बस पढ़ लिया हाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, और मैं फर्स्ट ऑप्शन के बढ़िया गुजरा था, वो लगा के चली आई। जब आने के बाद पेपर मिलाया तब मुझे लगा कि मैं अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दी हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार है वो किसमें है? 12 से 35 में। देखो जो आर्टिकल 1 से 4 तक, तो यहाँ पर बात किया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में भाग 2 में 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 के बारे में बात की गई है। भाग 4 आता है जिसमें 36 से 51 DPSP, ठीक है। उसके बाद 51A में आपका क्या आता है? मूल कर्तव्य, और भाग क्या है? 4A। तो अभी तक आप लोगों को ये भी याद हो गया है कि भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, वो आर्टिकल 1 से 4 में वर्णित है। फिर भाग 2 में नागरिकता है, वो जो है 5 से 11 में है। भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। और उसके बाद एक जो 4A है उसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है। अच्छा, मूल कर्तव्य की बात की गई तो मूल कर्तव्य कैसे है? मूल कर्तव्य 4A है ना, तो मैंने क्या बताया था, ये जिसमें ABC ऐसे जुड़ा हो वो संविधान संशोधन से आता है। तो जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो संविधान के मूल संविधान में नहीं रहते, बल्कि 42वां संविधान संशोधन जब होता है तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा जाता है, ठीक है। और जो प्रारंभिक मौलिक कर्तव्य होते हैं वो कितने होते हैं? 10। और उसमें जब 11वां होता है तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि जैसे जब हम पढ़ रहे हैं तो आसपास के जो भी पॉइंट याद आ रहे हैं, कभी टीचर नहीं भी बता रहा है या फिर, तो अपने माइंड में अच्छा सोच लेना, अच्छा हमने इसको यहाँ पे पढ़ा था, ऐड कर लो। तो क्या रहता है कि वो प्रश्नों का, तथ्यों का कलेक्शन होता रहता है माइंड में, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो कौन सा प्रदान करता है? चलो देखते हैं। जो अनुच्छेद 13 है वो ये प्रावधान करता है कि जो संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको न्यून करता हो, और यदि जो कोई मौलिक अधिकार इसका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की मात्रा में जो अधिकार हो, जितना मतलब उल्लंघन हुआ है उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में क्या है? ये है संवैधानिक उपचारों का उपबंध, और इसे जो है डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था? संविधान की आत्मा, ठीक है। और जो अनुच्छेद 326 है इसमें लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन किस पे होगा? वयस्क मताधिकार पे होगा, ठीक है। अच्छा 18 से जो मतलब 21 से 18 कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 22 में या 21 में पूछा गया। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो वयस्क मताधिकार की उम्र है 21 से 18 कर दी गई है, ठीक है। चलो, और 245 में क्या है? केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई जो विधियों का विस्तार है वो अनुच्छेद 245 में है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, भाग नहीं रही हूँ कि याद ही ना हो, ठीक है। ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि बहुत फटाफट, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पढ़ने की, है ना। तो कम पढ़ो,
अच्छा पढ़ो ताकि याद रहे। भारतीय संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो जो मौलिक अधिकार है वो संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, भाग 4 36 से 51। मौलिक कर्तव्य 4A 51 में। ठीक है, चलो 51A में है। 51 में क्या है, जो विदेश नीति के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में। और आर्टिकल 51, 50, 44, 40 ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते, बहुत ही ज़्यादा। कम से कम 1991 से जब प्रश्न लगाओगे अभी तक कम से कम 15 से 20 बार यही पूछा गया है कि आर्टिकल 40 में क्या है, 44 में क्या है ना। 40 में जो ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में न्याय संहिता वो समाज सिविल संहिता की बात की गई है, 51 में विदेश नीति की बात की गई है और आर्टिकल 50 में इसमें बात की गई है पृथक्करण की। ठीक है, किसके बीच पृथक्करण की बात की गई है, तो जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक सेकंड बस। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो जो समता का अधिकार है, समता का अधिकार किसमें प्राप्त है, ये प्राप्त है 14 से 18 में ये समता का अधिकार प्राप्त है। और 14 में क्या है, जो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, और जो 15 है उसमें है धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध है। कि मतलब जो कोई भी है वो धर्म, जैसे आप किसी सार्वजनिक स्थल पे गए तो कोई धर्म से, आपका मूल वंश क्या है, जाति क्या है, जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा। और जो 16 है, तो 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। मतलब जो लोक नियोजन के तो सभी लोग भाग ले सकते हैं उसमें, मतलब कोई भी जाति, धर्म, लिंग कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो लोक जो आर्टिकल 16 है उसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। जो अनुच्छेद 17 है, तो 17 में अस्पृश्यता से निषेध, और जो आर्टिकल 18 है तो वो उपाधियों का अंत। तो 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या है, एक सेकेंड। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किनके अंतर्गत हुआ है। तो 13 नहीं है, 14, 15, 16, 2, 3, 4। 13 में अभी क्या पढ़ा था, कानून का मतलब उल्लंघन नहीं होगा ना। जो मौलिक अधिकारों से, जो मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं उनके जो अधिकार है उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। चलो देखते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 14। एक सेकेंड, आर्टिकल 14। इससे मतलब ये क्या है कि मतलब सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। सत्ता में पूर्ण नियंत्रण से तात्पर्य होता है ये, मतलब जो आर्टिकल 14 है ये उपबंध करता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसे विधि के, मतलब जो विधि है, जो कानून है उसके समान मतलब उसके समान जो है समता या फिर उनको जो संरक्षण है वो प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय नागरिक हो। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बार पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या है कि मतलब कौन से अधिकार विदेशी को प्राप्त है, कौन से भारतीयों को प्राप्त है। देखो सिर्फ 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। वो कौन कौन से हैं, 15,
16, 19, 29, 30। ठीक, ये और सिर्फ किसको प्राप्त है? ये सिर्फ प्राप्त है भारतीयों को। ये बहुत, इसको एक बार याद कर लोगे ना, 15, 16, 19, 29, 30, तो क्या है कि जो भारतीय और विदेशी नागरिक के बीच में पूछते हैं ना, तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो वो कौन सा है? कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता, कुछ भी पूछे तो अनुच्छेद 14। ठीक है, क्या होगा? अनुच्छेद 14। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? तो कानून का जो समान संरक्षण है वो किसमें प्राप्त है? वो जो है आर्टिकल 14 में। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो जो समता का अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार ये आपका, ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं कि जो समता का अधिकार है ये किसके बीच में है? 14 से 18। ठीक, चलो देखते हैं इसके अन्य क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आरक्षण की सुविधा जो है किसमें प्रदान की गई? तो ये है 15(5) में। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है? 15(4) और 16(4) में। 15(4) और 16(4) में। ठीक है, देखो इसमें जो EWS जोड़ा गया था 103, जब 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 15(6) और 16(6) के माध्यम से 15(6) एक सेकेंड 15(6) और 16(6) में EWS की बात की गई है। और जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? 103 संविधान संशोधन। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है? देखो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है। कानून की समक्ष समता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। हम लोग क्या पढ़े थे? आर्थिक समानता नहीं पढ़ा था, आर्थिक न्याय पढ़ा था। ठीक है, और ये कहाँ पे पढ़ा था? जो प्रस्तावना का टॉपिक था हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद
अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? जो 14 और 16 है। कौन सा? 14 और 16। ठीक, चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 17। देखो यहाँ पे प्रश्न एक तरीके से और पूछ सकते हैं कि ऐसे मान लो संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें? समता के अधिकार अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। 16 में लोक नियोजन के समान अवसर की बात की गई है। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति इसके खिलाफ। और जो 14 है वो विधि के समक्ष समता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्र एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 21 में निस्तार मतलब जो जीवन गरिमापूर्ण उसके बारे में बात की गई है। बहुत सारे आर्टिकल 21 में सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ समाहित है। और इसी तरह अनुच्छेद 19 में भी स्वतंत्रता, व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, RTI, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो जो अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था किसमें की गई है अनुच्छेद 17 में। देखो कोई भूलना नहीं, सब इतनी बार बोल रही हूँ। अनुच्छेद जो 14 है वो क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के समक्ष अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति या जन्मस्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो 14 से 18 आपको याद होना चाहिए। 17 में क्या है? अस्पृश्यता। 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। देखो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर तो अस्पृश्यता मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। देखो जो सिटी है ना, जो डेवलप सोसाइटी है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है वहाँ पे, लेकिन अभी जो ग्रामीण एरिया है ना वहाँ पे अभी भी कट्टरवादी दिखने को मिलता है। मतलब जो अस्पृश्यता है अभी आप जाति पाति इन सब बारे में देखो अभी ग्रामीण एरिया में तो भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इतना दूर नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मान लो कि कोई, देखो यहाँ पे कोई मैं विशेष कास्ट को लेकर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ तो इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन अभी जैसे ग्रामीण एरिया में जाओ तो भले वो निम्न वर्ग का बच्चा है, हाईएस्ट पोस्ट पे है, लेकिन लोग उसके पोस्ट पे नहीं जाएंगे, उसकी जॉब पे नहीं जाएंगे, उसकी जो एजुकेशन है उस पे नहीं जाएंगे, वो उसके कास्ट को लेकर उसे मतलब संबोधित करके बुलाते हैं, है ना। आप लोगों को भी पता होगा ग्रामीण एरिया से हो तो इवन उसको मतलब अच्छी पोस्ट पे वो सेलेक्ट हो गया है तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ देखो ये बच्चा है अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर पहुँच गया, तो वो उसके कास्ट को लेकर के कहीं ना कहीं हीन भाव से ही उसको संबोधित करते हैं। तो भारत ने अस्पृश्यता का निवारण नौकरी नहीं है कि नौकरी में प्रवेश दिला दिया तो बस हो गया। कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति, मतलब बच्चों में भी जो प्रारंभिक शिक्षा है यहीं से, मतलब जो जाति पाति इसके बारे में बात ना कर करके, देखो यूट्यूब पे भी आते रहते हैं ना कि मतलब जैसे मान लो कि जो स्कूल है वहाँ पर खाना वगैरह बनता है, तो जैसे मान लो कोई निम्न वर्ग की महिला खाना बना रही है तो वहाँ बच्चे मतलब खाने से मना कर देते, फिर कोई DM आ करके या फिर कोई अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है या फिर कोई जो सेलिब्रिटीज़ है वो आकर जब उसके हाथ का खाना खाता है तो इसे पर्सिपिएशन जब एथिक्स में जाओगे तो मतलब हृदय परिवर्तन, इस तरीके से बहुत सारी न्यूज़ जो है देखने को मिलती हैं। तो वही है कि कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा। ठीक है, ये आपका 3 होगा। देखो जब ऐसे भी जब
कुछ सामाजिक कुप्रथाएं होती हैं, जिसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो समाज में विद्यमान है, लेकिन कुछ जो रूढ़िवादी लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जैसे हमारी परंपराएं जैसे हैं वैसे विकसित रहें, लेकिन सभी परंपराएं अच्छी नहीं होती। कुछ परिवर्तन मतलब होना चाहिए। मेरा मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। जैसे देखो, जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरुद्ध, है ना, सती प्रथा के लिए जब प्रयास कर रहे थे 1829 में, तो इनके खिलाफ राधाकांत देव, जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, राधाकांत देव जो है वो इनका विरोध कर रहे थे। क्यों? जबकि ये अच्छी चीज़ों को परिवर्तन कर रहे थे, समाज को मतलब एक तरीके से पुनर्जागरण की ओर ले जा रहे थे। लेकिन जो राधाकांत देव थे वो क्यों? क्योंकि वो रूढ़वादी थे। वो चाहते थे कि जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं वैसे ही चलती रहें। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना बोल लिया, याद हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित दो कथन हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है? कारण क्या है? अस्पृश्यता के चलन के कारण धार्मिकी स्वीकृति है। तो देखो, ये कथन और कारण दोनों सही भी हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, मतलब हिंसा का सबसे खराब स्वरूप क्या है अस्पृश्यता में? मतलब जैसे नस्लवाद है, क्षेत्रवाद है, प्रजातिवाद है, इन सब को लेकर के हिंसा रहता है ना। ये हिंसा का एक खराब स्वरूप है। और अस्पृश्यता का चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। देखो, पॉलिटिक्स में भी वोट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक जो प्रश्न कर रहे थे वो कर रहे थे 14 से 18, मतलब समता का अधिकार। अब आपका समता का अधिकार कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तो जो आर्टिकल 19 है ये क्या है? ये वाक स्वतंत्र, ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो 20 है ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण के बारे में बात करेगा। जो आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में बात करेगा। 21 का शिक्षा का अधिकार, और जो 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक, तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 1919 से 22 के बीच में। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, उसके बाद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किसमें निहित है? तो ये आपका निहित है आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस आर्टिकल के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही? मतलब बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता
जिनको अधिकार नहीं रखना, हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखो, जो आपका आर्टिकल 19, ठीक है, क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी है, ये एक शांतिपूर्ण मतलब जो सम्मेलन है, ठीक है, उसकी बात करता है। लेकिन वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हो सकते हैं, वहाँ पर मतलब एकत्रित जो जनता हो उसको अपने पास हथियार नहीं रखना चाहिए, और मतलब वो तर्कपूर्ण बताए कि जो ये कानून है यहाँ पे ये खामियां हैं, जो भी उसको लगता है वो अपने बारे में मतलब बता सकता है। लेकिन किसी अफसर का जो घेराव है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, आप सबके आज के जो क्वेश्चन है वो सारे हो गए हैं। देखो, जो मौलिक अधिकार है यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हो, तभी हो सकता है कल या परसों, 2 दिन नहीं हो सकेगा तो मैं कल ही पूरा कर दूंगी। तो अभी तक जो आज आप लोगों ने याद क्या किया है, पूरा रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो, जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, भाग 3 में 12 से 35 के बीच में वर्णित है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, ये मतलब अधिकारों का एक विशेष प्रपत्र है जो नागरिकों को सरकार से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि समता का अधिकार। तो समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। 14 क्या है, विधि के समक्ष समता। 15 है धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। फिर हम लोगों ने दूसरा जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार। वो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। जो 19 है वो वाक और स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की। और 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और जो 22 है वो कुछ दस्ताओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। देखो, आप लोगों ने 2 पढ़ लिए। इसके बाद जो हम लोग आगे वाले आने वाले प्रश्नों पर पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ विधियों की जो व्यावृत्ति होती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पूरा जब पढ़ लेंगे तब हमारा मौलिक अधिकार अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ से कोई भी प्रश्न मत गलत करना, क्योंकि मैं बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ ताकि डाइजेस्ट हो जाए। देखो, पढ़ाने के लिए तो मैं एक दिन में पूरा टॉपिक ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन पढ़ने का क्या मतलब, जब याद ही नहीं होगा तो पढ़ के करेंगे क्या। इसलिए जितना पढ़ा है ना, उसका रिवीजन अच्छे से करना, प्लीज़ गलत मत करना। पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन गलत करके मत आना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलो, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है आने वाले क्वेश्चन में कर लेंगे कंप्लीट पूरा। थैंक यू। कैसा लगा ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। बच्चों में क्लास को शेयर भी करना। देखो, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं पढ़ा सकती हूँ आगे, ठीक है। थैंक यू।